Hey everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फाइनली मैं आपके साथ फेटेड महल सीज़न 2 का शायद आज लास्ट पार्ट होगा जो हम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं इस लास्ट पार्ट को लेकर बैठी हुई थी, लेकिन अब मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। बहुत लोगों को ये FF चाहिए था, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए था, तो जिन लोगों को भी चाहिए था उनके लिए मैं लेकर आई हूँ। पिछली बार मैंने FF इसलिए बंद किया था क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स मिलना बहुत कम हो चुका था। अब मैं आशा करूँगी कि इस पार्ट पर रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि पार्ट आखिरी होने वाला है। एंड मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो भूल ही चुके हैं इस स्टोरी को, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कभी शेयर किए थे, इसका लास्ट पार्ट मैंने कब शेयर किया था। तो एक छोटी सी समरी इसकी ले लेते हैं। ये स्टोरी थी हमारी लेन वांगजी की एंड ड्रैगन विभूषण की, जो कि यीलिंग किंगडम का, वी किंगडम का क्राउन प्रिंस था। उसके 2 भाई थे, एक बहन थी। उसका एक भाई था वी चेंग एंड एक भाई का नाम था वी मतलब वेन केसिंग। एंड उसकी बड़ी बहन यानी थी जिसकी शादी जिनसेक्ट के बड़े राजकुमार जिनजिशवान से हो चुकी थी। जिनसेक्ट के जिनगोंगशान की गंदी नज़र वांगजी के ऊपर थी एंड वांगजी को क्योंकि लेनसेक्ट छोटा सेक्ट था, उनके पास कोई सेना नहीं थी, तो उसे बचाने के लिए उन्होंने वीसेक टायर उन्होंने वांगजी की शादी वीइंग के लिए रखी थी। लेकिन जो यहाँ के किंग थे जियांग फेंगमियान, उनको ये शादी नहीं करनी थी क्योंकि वैसे भी इनके बहुत सारे कॉन्कुबाइंस थी, कॉन्सर्ट्स भी थी और वो शादी इसीलिए हुई थी क्योंकि वो बदले में उन्हें कुछ ज़मीन दे रहे थे, अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा दे रहे थे, लेकिन लेंसेक्ट के पास कुछ नहीं था। तो ये शादी वी फेंगमियान को मंजूर नहीं थी, लेकिन विंग शादी के लिए मान गया था। एंड उसके बाद हम विंग और वांगजी का कुछ मोमेंट्स देखते हैं। शादी कंप्लीट होती है। वांगजी एक इनोसेंट पर्सन है जो इस दुनियादारी के बारे में कोई समझ नहीं है। वो विंग के साथ रहता है, उन दोनों की दोस्ती होती है। धीरे धीरे वो दोस्ती कब प्यार में बदलने लगती है दोनों को ही नहीं पता चलता, लेकिन इस बीच में कोई बुरी नजरें थी जो भी उनके ऊपर थी। इस बीच में यिरेन एंड शिचेन, जो कि वांगजी के दोनों बड़े भाई थे, शिचेन ओमेगा था एंड वी चेंग जो है वो अल्फा था, साथ ही वेनकेजिंग अल्फा था एंड उसका जो एक ओमेगा था, उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन उससे प्यार करता था वेनकेजिंग, जो कि उन्हीं के जाओ जिशु, जो कि उन्हीं के राज्य में रहा करता था। अब इन सभी लोगों की दोस्ती एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से हो चुकी थी। वहीं आया एक फेस्टिवल जो कि हर ईयर विसेक में मनाया जाता था, और उस फेस्टिवल में सभी लोग बाजार में घूमने गए थे। वांगजी भी गया था, लेकिन वहाँ पर किसी ने वांगजी के साथ कुछ किया था, इस वजह से वांगजी अपनी हीट में आ गया था। वांगजी आज से पहले कभी अपनी हीट में नहीं आया था। उस दिन वांगजी अपनी हीट में आया था एंड जिंगोंगशान एंड फेंगमियान जो थे वो वांगजी के साथ गलत काम करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि वांगजी क्या था। इसीलिए जब उन्होंने वांगजी को छूने की कोशिश की, गंदी नज़रों से देखने की कोशिश की, तो उनका क्या हश्र हुआ था ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था। वांगजी ने उन लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखाया था। उसके बाद हमें पता चला था कि वी फेंगमियान इसी तरह का इंसान था। जिनगोंगशान से तो वो ये सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन जिनगोंगशान वी फेंगमियान से सब एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर मैडम ने बताया कि वी फेंगमियान भी ऐसा ही इंसान है। उसने उसी की जो एक दासी थी, जो कि उसकी दोस्त की तरह थी, बन की तरह थी, उसके साथ ज़बरदस्ती की है और उसी का जो बेबी है वो वेनकेजिंग है। एंड इसीलिए वेनकेजिंग को वी फेंगमियान वैसे कभी पसंद था नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो कैसा है। विंग को भी ये सब पता था, लेकिन छोटे भाइयों को नहीं पता था, उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये सब होने के बाद विंग ने अपनी जितनी भी कॉन्सर्ट्स थी उनको आज़ाद कर दिया था। अब सभी जो कॉन्सर्ट्स थी वो तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बनी थी, उनको ज़बरदस्ती बनाया गया था उनके पेरेंट्स के मर्ज़ी से। तो वो लोग खुश थी वहाँ से जाने के लिए। कुछ थी जो सच में विंग को पसंद किया करती थी, लेकिन विंग किसी को नहीं रखना चाहता था। इसमें जो एक पार्ट था वो यांगजी का था, जो कि नी राज्य की प्रिंसेस थी एंड एक थी जिन लूसी, जो कि जिन राज्य की प्रिंसेस थी। तो दोनों ही थोड़ी एरोगेंट थी एंड इन्हें लगता था कि ये विंग को अपना बना पाएंगी, विंग को अपने प्यार में रख पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उस दिन विंग में सबको रिहा कर दिया था। विंग का सिर्फ एक हस्बैंड था, वो वांगजी था। एंड विंग जो कि बड़ा है, वेनकेसिंग से विंग बड़ा है, तो वो अब क्राउन प्रिंस, वो राजा बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक अलग दुनिया, एक अलग जगह, एक अलग समय, जिसमें हम देखते हैं ईबो को, जो कि नॉर्मली फार्मिंग करता है, फल फ्रूट्स उगाता है। उसके बाद वो
फ्रूट्स उगाता है, वेजिटेबल्स उगाता है, उनको वो बाज़ार में जाकर बेचता है। और उसकी मुलाकात हुई थी एक सियन नाम के लड़के से, जो कि उसे जंगल में घायल मिला था। उसने उसका इलाज किया था, लेकिन उसके बाद से सियन वहाँ से गया ही नहीं। जब वो जा रहा था तो गुंडों ने उन पर हमला कर दिया था एंड सियन ने ईबो को बचाते हुए तो घायल कर लिया था। और उसके बाद ईबो ने सियन का इलाज किया था। तो आइए अब आगे देखते हैं। सीन ईबो सीन का इलाज कर रहा था, पर वो ये बोल रहा था कि सीन को क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। सीन सीन को अगर नहीं लड़ना आता, अगर सीन को 5 लोगों से नहीं लड़ना आता तो उसे क्या खुजली मच रही थी उन लोगों से लड़ने की, अपने अल्फागिरी दिखा के वाए ना बस। कितना लगा है सीन के हाथ, मतलब सीन के हाथ को मरोड़ दिया गया था। सीन को चोट लगी थी फेस पर, चेस्ट पर, उसके कपड़े फट गए थे। ये चीज़ ईबो को तो बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन सीन तो बस मुस्कुराते हुए ईबो की तरफ देख रहा था। और ये चीज़ ईबो ने शायद मिस कर दी थी। वह सीन को अच्छी तरह से सीन को ट्रीट करने के बाद, उसकी पट्टी करने के बाद वहाँ ईबो खाना बनाने के लिए चला गया। उसने एक माइल्ड सा सूप, हल्का सूप विंग के लिए बनाया, सीन के लिए बनाया ताकि वो खा सके, उसके वाउंड्स में पेन ना हो। उसके लिए हर्बल सूप बनाया, अपने लिए खाना बनाया। उसने पहले सीन को हर्बल सूप पिलाया अपने हाथों से, क्योंकि विंग के दोनों, सीन के तो दोनों हाथ ही काम के नहीं थे। उसने उसे पिलाया। उसके बाद सीन दवाई की वजह से सो चुका था। ईबो ने भी खाना खाया। वो एक ही बेड था उसके पास, क्योंकि उसका घर छोटा था, तो उस बेड पर तो सीन सोया हुआ था एंड छोटे नीचे बिस्तर डालकर वो सो चुका था। अगली सुबह हुई। वांगजी वैसे जल्दी उठ जाता है तो जल्दी उठा। उसने अपना घर का काम कंप्लीट किया और गया। उसने ताज़ी सब्जियां तोड़ी, कुछ जो लकड़ियां थी वो भी ली जंगल से सूखी वाली। उसके बाद वो गन के अंदर आया सुबह का खाना बनाने के लिए एंड दोपहर का खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज फल जो सब्जियां हैं फल है वो ज़्यादा है, साथ ही आज जो लकड़ियाँ बेचेगा तो उसे टाइम लग सकता है एंड विंग के लिए खाना बनाकर जाना ज़रूरी है। वो सीन के लिए रख देगा खाना बनाकर, तो फिर आई मीन वो रख देगा एंड फिर सीन खा लेगा। उसके पास रख देगा तो सीन खा लेगा। आज उसका हाथ थोड़ा ठीक है, वैसे भी एक आदमी प्रॉब्लम हुई थी कल, तो ईबो ने खुद ही खिला दिया था। उसने खाना बनाया और इस बीच में सीन भी उठ चुका था। जो ईबो था उसने सीन को पानी वानी पिलाया। उसके बाद सीन बस वहाँ पर लेटा हुआ था एंड सीन ने सीन बस ईबो को देख रहा था कि ईबो कैसे खाना बना रहा है, वो कैसा लग रहा है खाना बनाते हुए। ईबो अगर खाना बना रहा है तो उसका पूरा ध्यान बस उस खाने पर ही था एंड सीन का पूरा ध्यान ईबो पर था। ईबो ने सुबह का खाना बनाया, खुद खाया, फिर उसने साथ ही दिन का खाना बना लिया था। अपना खाना तो पैक किया उसने, सीन का खाना सीन के पास रखा और उससे कहा, दिन में चुपचाप ये पूरा खाना ख़त्म हो जाना चाहिए, जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक ये खाना ख़त्म हो जाना चाहिए। यह सुनकर सीन ने कहा, पर तुम आज जाओगे तो क्या वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे? ये सुनकर ईबो ने कहा, तुम चिंता मत करो, कोई परेशान नहीं करेगा। और वैसे भी तुमने यहाँ पर, मैं यहाँ पहले से हूँ, मुझे उन्हें कैसे हैंडल करना है मुझे आता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो। वो हीरो बनने गए थे वहाँ पर, लगा ली ना कितनी सारी चोट। ये सुनकर सीन ने कहा, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? ये सुनकर इब्बो ने कहा, मुझे कोई तुम्हारी चिंता विंता नहीं हो रही है। मुझे डर है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर लग जाता, और पता नहीं अगर कहीं मुझे जेल में उठा कर डाल देते तो। इस ये सुनकर तभी सीन ने अचानक किया, तुम तुम्हें कभी जेल में नहीं डाल सकते। इस पर इबो ने कहा, हाँ जैसे तुम किंग को बड़ा जानते हो, मैं जानता हूँ किंग को कैसे हो, और तुम अब वो मत करो, मैं लेट हो जाऊँगा, चुपचाप अपना लंच करने लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये बोलते हुए इबो अपना सारा सामान लेकर बाजार चला गया था। वहीं विंग, जो कि वांग जी के इबो के सामने से एक्टिंग कर रहा था, जैसे सच में उसे लगी हो, जैसे सच में उसे दर्द हो रहा हो। हाँ, लगी उसकी थी, दर्द उसके हो रहा था, लेकिन इबो के जाने के साथ ही वो उठकर बैठ चुका था और उसने अपने हाथ को जैसे घुमाया, एक बार स्ट्रेट किया, जिसे वो सही करने की कोशिश कर रहा, और उसने कहा, किंग सच में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बोलते उसके फेस पर एक स्माइल थी। वहाँ पूरा दिन सीन ने कुछ नहीं किया। उसने जो ईबो ने उसका लंच बनाया था, उसने वो लंच किया। उसके बाद वो वहीं बैठा हुआ था, उसने वो लोटस पोजीशन में बैठ गया और उसने जैसे वो मेडिटेशन करने लगा। शाम तक जब भी वो वापस आया, वो चिंता में था कि सेन ने खाना खाया होगा या नहीं। तो जैसे ही वो आया तो उसने देखा कि सेन ने खाना खा लिया था। सेन लेटा हुआ था, देखकर पता नहीं क्यों ईबो को जैसे रिलीफ फील हुआ। अब ऐसे ही ना एक दो दिन थोड़ा टाइम निकल गया था। सीएन और ईबो का जो रिश्ता था वो थोड़ा हो रहा था। उन दोनों को मिले हुए बहुत टाइम हो चुका था। पहले तो ईबो को सीएन का यहाँ रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था एंड अब जब सीएन को चोट लगी थी तो वो उसके रोजाना उसको ट्रीट करता, उसकी ड्रेसिंग करता, रोज़ अलग अलग
आई मीन रोज़ उसकी जो वो वाउंड्स पर जो उसने कपड़े बांध रखे थे, पट्टी से बांध रखी थी, उनको हटाता और न्यू पट्टी उसके लिए चेंज करता, जंगल में जाता, सूखी लकड़ियाँ तोड़ता, साथ ही अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तोड़ता, उनको बेच कर आता। और आजकल बिक्री बहुत अच्छी हो रही थी, तो वो कुछ कपड़े लेकर आया था अपने लिए। वैसे वो ज़्यादा खर्च करता नहीं है, लेकिन अभी उसके पास कपड़े नहीं बचे थे तो कपड़े लेकर आया था। साथ ही उसने सियन के भी कपड़े देखे थे, वैसे वो फट चुके थे, वो एक ही कपड़े लेकर आया था, और इसलिए वो सियन के भी कपड़े लेकर आया था। एंड उसने सियन को जब दिया था तो सियन बहुत ज़्यादा खुश था। अब सियन धीरे धीरे ठीक हो रहा था, उन दोनों का रिश्ता भी और अच्छा हो रहा था। अब सियन जो है वो भी ईबो की मदद करने लगता है। सियन ईबो जब तक सुबह का खाना बनाना, तब तक जो सियन है वो उसके लिए फ्रूट्स एंड उसकी वेजिटेबल्स तोड़ कर ले आता। एंड जब तक वो ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों ही जंगल में जाते, लकड़ियाँ तोड़ कर ले आते। और अब जो ईबो जो है वो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैरी करता था, लकड़ियों को सियन कैरी किया करता था, और वो उन्हें जंगल में ले जाया करते थे। अब दोनों ही एक साथ काम किया कर रहे थे, तो उनकी इनकम भी बहुत अच्छी हो रही थी। पहले ईबो अकेला अकेला ही उन तीनों चीज़ों के साथ लेकर जाता था, तो वो कम अमाउंट में लेकर जाता था। लेकिन अब जब सियन उसके साथ जा रहा है तो सियन अपने हिसाब से, अल्फ़ा के हिसाब से लकड़ियाँ लेकर जाता था, एंड ईबो भी अब दोनों हाथों में थोड़े ज़्यादा अमाउंट में ही सब्जियाँ और फल लेकर जाता था, तो उनकी कमाई बहुत अच्छी हो रही थी। इन दोनों के बीच में उन दोनों ने नोटिस नहीं किया कि वो एक दूसरे के कितना करीब आ रहे हैं, पर सियन कर रहा था। सियन जिस तरह से ईबो को देखकर मुस्कुराता, ये किसी और को पता चले या ना चले, बाजार में सबको पता चलता था, लेकिन ईबो इन सब से अनजान था। एक दिन ईबो की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो वो घर पर ही था। वो घर पर बैठा था और सियन जो शाम को लकड़ियाँ लेने गया था, क्योंकि ईबो की तबीयत ख़राब थी, तो सियन शाम का खाना बनाता, सुबह का खाना बनाता था। तो जब वो बाज़ार से जल्दी आ चुके थे एक दिन, तो सियन ने कहा कि अगर आज ईबो की तबीयत ख़राब है तो वो शाम को ही लकड़ियाँ ले लेगा, फिर सुबह वो इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को साथ ही लेकर जाएगा, ताकि वो जल्दी जा सके और जल्दी वापस आ सके ईबो की मेडिसिन लेकर। तो वो शाम को ही चला गया था, लिटरली शाम को गया था वो 3 या 4 बजे के आसपास, और अभी 7-8 बज रहे थे और अंधेरा होने लगा था। ईबो को डर लग रहा था। ईबो ने कैसे भी कर करा के, इतना भी कैसे भी कर कर उसने खाना तो बना लिया था। अब वो एंट्रेंस पर बैठ कर सियन का वेट कर रहा था। उसे नहीं पता इन दिनों में क्या हुआ है। वो अल्फाज जो शुरू शुरू में यहाँ इंजर्ड आया था, ईबो को ये भी नहीं पता कि सियन इंजर्ड कैसे हुआ है। सियन ने बस ये बताया था कि वो इस जंगल में डेमोन्स को मारने आया था, जिसकी वजह से वो घायल हो चुका था। लेकिन जहाँ तक ईबो को याद है, इस जंगल में डेमोन्स है ही नहीं। वो इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा है, इस साइड में तो डेमोन्स को उसने देखा नहीं है। पर सियन ने उसे फिर से कहा था कि इस साइड डेमोन्स नहीं है, डेमोन्स जो है वो जंगल के अंदर है, और ईबो जंगल के अंदर गया नहीं है। तो ईबो भी कन्विंस हो चुका था कि शायद सियन सही बोल रहा हो। पर अब उसे लग रहा है कि अगर सियन डेमोन्स को मारने आया था, तो क्या वो अकेला आया था? और अकेला आया था तो वो मारकर यहाँ तक कैसे आ गया? जंगल के बीच से मारकर वो इस कोने तक कैसे आ गया था? कब जब भी वो अकेला बैठा था, ये भी सोचता रहता है, लेकिन अभी उसे चिंता हो रही थी कि सियन अभी तक आया क्यों नहीं है? क्या फिर से किसी डेमन से उसका सामना हो गया है? तो फिर इतना अंदर गया है क्यों है वो? वांगजी इतना अंदर नहीं जाता। जब भी उसे सूखी लकड़ियाँ मिलती है, उसे उन्हें लेकर आ जाता है। लेकिन अभी रात हो रही थी, ऊपर से हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था, तो वांग ईबो को डर लग रहा था। इस उसे खुद नहीं पता चला कि इस टाइम पीरियड में कब वो सियन के लिए क्या फील करने लग गया। उसे पता है कि सियन एक अनजान है, वो सियन के बारे में अभी तक कुछ जानता नहीं नाम के अलावा, ये इसके अलावा कि वो दूसरे देश से आया है, वो डिमंस को मारता फिरता है। इसके अलावा वो सियन के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन फिर भी वो सियन से, मतलब वो फिर भी वो जिससे सीन से अफेक्ट होने लगा है, उस सीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। उसे खुद नहीं पता, और अभी उसे इतनी चिंता हो रही है कि वो बता नहीं सकता। वो बार बार उसे थोड़ी भी आवाज़ सुनाई देती तो उठकर सामने की तरफ देखता, लेकिन जब सीन नहीं आता तो फिर से निराश हो जाता। ऐसे ही बैठा हुआ था, और अब तो धीरे धीरे बारिश भी होने लगी थी, और अब ईबो लिटरली बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर अगले 10 मिनट में सीन नहीं आया तो वो खुद जंगल में से ढूंढने के लिए जाएगा, क्योंकि सीन अभी नया है, क्या पता वो खो गया हो, वो खो गया हो। तो इसीलिए ईगो ने सोच लिया था। लेकिन जब वो अब टाइम हो चुका था और उसे लग ही रहा था कि उसे जाना ही चाहिए, वो खड़ा ही होने वाला था, लेकिन तभी उसे आवाज़ सुनाई दी कदमों की। पर ईबो को लगा कि वो बहुत देर से कदमों की आवाज़ सुन रहा है, तो ये भी कोई ऐसे उसका भ्रम होगा। लेकिन तभी उसे खांसने की आवाज़ सुनाई दी, और जब जैसे उसने सुना तो उसने सामने देखा
तो वहाँ पर सीएन अपने पीठ पर उन लकड़ियों को कैरी करके लेकर आ रहा था, साथ ही बार बार में खांस रहा था। ये देखकर तुरंत ही वो सीएन के पास गया एंड उसने उस लकड़ियों को उतारने में मदद की और तुरंत उसे अंदर लेकर आया। उसने सीएन की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहाँ रह गए? तुम पता है मैं कितनी चिंता कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि अंदर आने से पहले वापस आ जाना। जंगल में जंगल जाने रहते हैं रात होने के बाद, तो तुम इतना टाइम कहाँ लगा रहे थे? तो देखो बारिश होने लगी, भीग गए हो तुम। अभी तो तुम्हारे वाउंड्स पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हैं। मैंने तुमसे मना किया था कि मत जाओ रात को, तुम सुनते कहाँ हो मेरी? ये सुनकर वी सीएन बस ईबो की तरफ देख रहा था और वो बस हल्की तरह से मुस्कुरा रहा था। जिस तरह से ईबो उसकी केयर कर रहा था उसे अच्छा लग रहा था। और पता नहीं क्यों अचानक उसने बस ईबो को हक कर लिया और ये चीज़ ईबो के लिए भी शॉकिंग थी, लिटरली शॉकिंग थी। और सीएन उसे करते हुए कहा, माई लिटिल लोइनेस, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। बस मुझे अच्छी थोड़ी लकड़ियाँ मिल गई थी, उनको तोड़ने में और बांधने में टाइम लग गया और फिर तूफान आने लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रास्ता भूल गया था, इसलिए लेट हो गया, नहीं तो मैं टाइम पर ही निकल गया था। मुझे तुम्हारी जो चेतावनी थी वो याद थी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर ईबो की आंखों में अचानक ही आंसू थे। उसने सीएन की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। ये सुनकर सीएन ने अपनी हंस की वॉइस में कहा, और तुम क्यों डर गए थे? ये सुनकर ईबो ने सीएन की तरफ देखा क्योंकि इसका जवाब उसके पास नहीं था। दोनों ही बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जान के जो बाल थे, सीएन के जो बाल थे वो भीगे हुए थे एंड उस जो पानी की बूंदें थी वो ईबो के फेस पर पड़ रही थी। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों की ब्रीदिंग एक दूसरे को अपने फेस पर फील हो रही थी। दोनों बस एक दूसरे की तरफ बढ़े ही जा रहे थे। और सीएन ने एक बार फिर से हंस के लिए पूछा, ओमेगा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों डर गए थे? एक स्ट्रेंजर के लिए जिसे तुम पसंद भी नहीं करते थे। ये सुनकर ईबो ने सीएन की तरफ देखा, उसे कुछ नहीं पता था। उसकी पकड़ ईबो की, उसकी पकड़ जो है वो सीएन की जो चेस्ट पर जो मतलब रोब्स थे उन पर टाइट हो रही थी और वो सीएन की आंखों में जैसे खोया जा रहा था। सीएन आगे बढ़ा और उसने धीरे धीरे ईबो की लिप्स की तरफ झुकने लगा और ईबो ने भी जब ये फील किया तो उसने भी से ऑटोमेटिक ही अपनी आंखें बंद कर ली और सीएन ईबो की तरफ झुका और उसने सीएन ईबो के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। थोड़ी देर तक सीएन ने कोई मूव नहीं किए लिप्स को, ना ही ईबो ने कुछ किया। लेकिन थोड़ी देर तक जब उसे फील हुआ कि ईबो रेसिस्ट नहीं कर रहा है तो उसने ईबो की वेस्ट को और टाइटली पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया, जिससे ईबो झटके के साथ सीएन के साथ मतलब सीएन से टकराया और अब सीएन धीरे धीरे लिप्स को मूव करना शुरू कर रहा था। ईबो को नहीं पता किस कैसे करते हैं, फिर वो सब कैसे करते हैं तो वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन सीएन कर रहा था। एंड फिर ईबो ने फील किया कि जैसे सीएन कर रहा है तो वो भी धीरे धीरे सीएन की तरह अपने लिप्स को मूव करने लगा। एंड ये देखकर सीएन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। दोनों ही उस वक्त में जैसे खो चुके थे, दोनों को ही नहीं पता वो दोनों क्या कर रहे थे। वो बस एक दूसरे के आगोश में होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। बारिश हो रही थी, बिजलियाँ चमक रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में बस वो दोनों अपनी ही दुनिया में थे। दोनों ही किस कर रहे थे। किस इतना ज़्यादा डीप हो चुका था कि अभी वो को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने सीएन की चेस्ट पर मारना शुरू किया। सीएन जो कि उस किस में खो चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो ईबो के लिप्स को छोड़ ही नहीं चाहता। जब उसे फील हुआ कि ईबो उसके चेस्ट पर पेट कर रहा है तो उसने उसने लिप्स को ब्रेक किया। दोनों ने एक दूसरे के फोरहेड को कनेक्ट किया, दोनों ही गहरी सांसें लेने लगे। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे, उनकी वो आवाज़ उस छोटी सी कॉटेज में बस गूंज रही थी। अगले ही पल ईबो इतना ज़्यादा उस किससे ही वीक हो चुका था कि उसने सिर को सीएन के चेस्ट पर रख लिया था एंड सीएन ने भी ईबो को बस हक कर लिया। सीएन ने ईबो की पीठ को सहलाते हुए कहा, ये चीज़ पूछने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है ना? ये सुनकर ईबो ने नाम अपना से हिलाया, कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। इस पर सीएन ने कहा, एंड तुम्हें यह भी पता है कि तुम बीमार हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें टाइम से खाना खा लेना चाहिए था? ये सुनकर ईबो ने कुछ नहीं कहा। फिर सीएन ईबो से दूर और उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी रोब चेंज कर लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ डिनर करेंगे। इस पर ईबो ने बस नोट किया क्योंकि वो सीएन की आंखों में देख नहीं पा रहा था जो भी उन दोनों के बीच में भी हुआ था। उसके बाद ईबो तो वहीं किचन जो था उनके पास में उसमें फूड वो गर्म करने लगा और सीएन अपने कपड़े चेंज करने लगा, लेकिन उसके फेस पर एक स्माइल थी।
जब तक वो वापस आया तब तक इबो ने फूड लगा भी दिया, तो क्या दोनों ने ही फूड एक दू मतलब फूड को एंजॉय किया, लेकिन बोल दोनों में से कोई नहीं रहा था। जब उनका फूड खत्म हुआ तो जान ने सीएन ने इबो को उसकी मेडिसिन दी जो कि वो लेकर आया था दिन में। एंड उसके बाद अब बेड एक था, लोग अब तक तो वो दोनों अलग अलग सोया करते थे, क्योंकि लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कुछ तो बदला था। इसीलिए जब इबो अपने नीचे बिस्तर लगाने वाला था, लेकिन तभी सीएन ने इबो के हाथ को पकड़ा और उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नीचे नहीं सोना चाहिए? ये सुनकर इबो ने कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर सीएन ने कहा, मेरा मतलब है कि अब बारिश होने लगी है तो नीचे तुम्हें ठंड लगेगी, बारिश के दिन है एंड ठंड भी जल्दी आने वाली है, तो नीचे तुम्हें ठंड लगेगी, तो तुम ऊपर से जाओ, नीचे मैं सो जाऊँगा। ये सुनकर इबो ने कहा, पर तुम अभी भी बाहर से आए हो, तुम्हें और ज़्यादा ठंड लग रही होगी, मैं तो अंदर ही था। इस पर सीएन ने कहा, पर तुम्हें भी तो बुखार है, तुम्हें भी ठंड लग रही होगी। तो इबो ने कहा, नहीं मुझे नहीं लग रही, मैं ठीक हूँ। तो सीएन ने कहा, तो एक काम करते हैं, क्यों ना दोनों ही बेड पर सो जाए। ये सुनकर इबो ने कहा, तो बेड इतना बड़ा नहीं है। उस पर सीएन ने कहा, हम दोनों जितना बड़ा तो है। ये बोलते वो पहले खुद बैठ गया और उसने इबो को भी उन साथ ही बैठा लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे लेट गया और इबो भी उसके पास ही लेट गया, ना चाहते हुए भी। पर उनका बेड इतना बड़ा भी नहीं था कि दो लोग आ सके, मतलब दो लोग कब आएंगे जब दोनों बस एक ही करवट पर सोएंगे। वो दोनों ऐसे ही सोए हुए थे, दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, दोनों के फेस और ज़्यादा क्लोज थे एंड दोनों फिर से अपनी ब्रीदिंग को एक फील कर पा रहे थे। जब वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे एंड कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। बाहर बारिश का पानी था, अंदर उन दोनों के अरमान जाग रहे थे। जब इस सीन से बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने इबो के नेक के पीछे अपने हाथ को डाला और उसे अपने क्लोज खींच लिया और अपने लिप्स को इबो के लिप्स के साथ बस अटैच कर दिया। एक पल के लिए इबो शॉक हुआ था, लेकिन फिर वो भी रिलैक्स हो गया उसकी बाहों में और दोनों ही एक दूसरे को बस किस कर रहे थे। करते करते कब सीएन इबो के ऊपर आ गया, इबो खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ और खुद सीएन को फील कर रहा था। उन दोनों का थोड़ी देर तक किस चला एंड जब फिर से इबो को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी तो सीएन उसे छोड़ दिया और उसने अपने सर को इबो के चेस्ट पर रख लिया एंड अपनी आंखें बंद कर ली। इबो का पूरा फेस रेड था, वो अभी सीएन को नहीं देख पाता। दोनों ही बस ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में सो चुके थे। अब एक दो दिन और बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों का जो अब बात करने का तरीका था, एक दूसरे की तरफ देखने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। सीएन तो जानता था कि वो इबो से प्यार करता है, लेकिन इबो उसके लिए क्या फील करता है ये उसे नहीं पता था। लेकिन जो 2-3 दिन से उन दोनों के बीच में हो रहा है, उसके बाद तो सीएन को कहीं ना कहीं यकीन है कि इबो भी उसे पसंद करता है। बिन अगर इबो उसे पसंद नहीं करता तो इबो उसे टच करने की परमिशन नहीं देता। हाँ, हालांकि उन दोनों के बीच में किसके अलावा भी कुछ हुआ नहीं है, फिर भी सीएन वेट नहीं करना चाहता था। इसीलिए एक दिन जब वो लोग बाजार में गए तो सीएन एक कपड़ों की शॉप के बाहर आया और उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस तैयार करवाई है, क्या तुम पहनोगे? ये सुनकर इबो ने कहा, ड्रेस? पर इसकी क्या ज़रूरत थी? तभी सीएन ने कहा, क्यों, तुमने भी तो मेरे लिए ड्रेस तैयार करवाई थी ना, मैंने तो ले ली थी, क्या तुम नहीं ले सकते? इस पर इबो ने कहा, पर तभी सीएन ने कहा, पर कुछ नहीं, मैंने इनको बता दिया है और मैंने बहुत दिनों पहले उस ड्रेस को बनाने के लिए इनको बोला था, तो मतलब बस अंदर जाओ, ये तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर इबो ने कहा, अंदर से ही पहन के आनी है? ये सुनकर सीएन ने कहा, अंदर से ही पहन के आनी है। इस पर इबो ने बस नोट किया और वो अंदर जा चुका था। अंदर जाते ही उसे ड्रेस मिली। उसे देखकर इबो एक पल के लिए थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि वो ड्रेस रेड थी एंड जब उसने उसे पहना तो और ज़्यादा शौक था, क्योंकि ये तो वेडिंग ड्रेस लग रही थी, साथ ही वेल और था इसके साथ। तो ये देखकर उसकी पूरी बॉडी में से शिवर दौड़ गया कि सीएन सच में उससे शादी करना चाहता है, कि क्या वो इसके लिए तैयार है? उसे लगा था कि उन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, सीएन उसे नहीं पता उसे क्या लग रहा था, लेकिन अभी जब ये देख रहा है तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट, अजीब सी खुशी थी उसकी आंखों में आंसू थे, उसे खुद नहीं रियलाइज़ हुआ। जब वो उस वेल को अपने सिर पर रखकर ड्रेस को पहनकर बाहर आया तो एक लेडी बाहर खड़ी हुई थी। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, सीएन ने आपको बुलाया है। ये बोलते उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको उनके पास लेकर चलूँ। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद वो लेडी सी वांगजू कहीं ले गई थी। जब वांगजू और पहुंचा तो आसपास का उसका जो वेल था वो इतना भी थिक नहीं था, वो आसपास का देख सकता था। तो उसने जब देखा तो उसे एक
चर्च लगा, चर्च की तरह लगा, हॉल की तरह लगा, मंदिर की तरह लगा। और जो उसने ये देखा तो लिटरली उसका जो ये थोड़ा सा संदेह था वो क्लियर हो रहा था, वो स्पष्ट हो रहा था। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि विंग प्रेस्ट के सामने खड़ा था और विंग ने भी रेड हैंड पहन रखा था। ये देखकर वहाँ इबो की धड़कनें बहुत तेज थी। जान वहाँ से मतलब सीन उस जगह से इबो के पास आया और उसने इबो अपने एक घुटने पर बैठा। उसने इबो के हाथ को लेते हुए कहा, इबो मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और मेरे बारे में जानने के लिए कुछ है भी नहीं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझे पसंद आ चुके थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी से प्यार कर पाऊँगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाना चाहता हूँ जिसमें बस तुम, मैं और हमारे बेबीज हो। मैं बस यही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हर सुबह तुम्हारा फेस देखकर उठना चाहता हूँ, हर सुबह तुम्हारा फेस देखकर सोना चाहता हूँ। क्या तुम ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं सुनते हुए वांग जी की आंखों में आंसू थे। एंड वो खुद भी इनको पसंद किया करता था। आज जब ये दिन उसके सामने आया तो लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने बस नोट किया विंग के फेस, जान के फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल थी। वो खड़ा हुआ और वो इबो को धीरे धीरे वहाँ ले जाने लगा जब पेश खड़ा हुआ था। उसके बाद उन लोगों की शादी शुरू हुई। उन्होंने वॉस लिए, एक वॉस है अर्थ को, एक वॉस वहाँ मंदिर में जितने भी एंसेस्टर्स थे उनको, एक वॉस एक दूसरे को। उनकी शादी कंप्लीट हो चुकी थी। सीन ने जो भी पैसे इकट्ठा किए थे वहाँ से आसपास के जितने भी लोग थे मंदिर के आसपास के बाजार में, जो जिन लोगों को वो जाना करते थे उनके लिए वो वीक ने छोटा सा मील एक इन में आयोजन किया था, एक मील का। तो सभी लोग वहाँ पर गए थे और विंग और वहाँ जो वो सीन थे वो दोनों भी उसी इन में खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाने के बाद जब वो वापस अपने घर पर आए थे, वो इस घर में पहले भी आ चुके हैं लेकिन एक आज अजीब से एक वार्मथ वांग जी को ईबो को फील हो रही थी। जब वो घर पर आया तो उसने देखा घर को डेकोरेट किया गया था, यहाँ तक कि उनका जो वेडिंग बेड था वो भी थोड़ा बड़ा लग रहा था। ये देखकर ईबो ने विंग के सीन की तरफ देखा तो सीन ने ईबो के वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्यों आज हम अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैंने हमारे घर में भी कुछ चीज़ों की नई शुरुआत की है, मैंने कुछ चीज़ों में बदलाव किए हैं। आई होप तुम्हें ये पसंद आएंगे। एंड सबसे पहले ये बेड जिसमें मेरे चीज़ी को सोने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं कम्फी सा बेड हमारे लिए लेकर आया हूँ। एंड वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट है तो इसकी ज़रूरत में पड़ेगी। ये सुनकर ईबो ने सेन की चेस्ट पर मारते हुए कहा, शेमलेस, तुम इतनी शेमलेस बातें कैसे कर सकते हो? ये सुनकर सेन ने कहा, तो मैं शेमलेस बातें अपने हस्बैंड से कर रहा हूँ, किसी और से थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। सुनकर ईबो के फेस पर ब्लश था। सेन ने इबो की वेल को हटाया और उसके फेस को देखा। उसने उसके अपने फेस को उसके क्लोज लेते हुए कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो इबो। तुम नहीं जानते कि मेरी लाइफ में आकर तुमने क्या किया है। मैंने हमेशा से एक छोटी सी फैमिली की इच्छा की थी, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं उस फैमिली को जी पाऊँगा, उस फैमिली के साथ रह पाऊँगा। लेकिन आज तुम मेरे उस ख्वाब को पूरा करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच इबो, थैंक यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ये बोलकर ही जान स्टेन ने इबो के फोrehead पर किस किया। उसके बाद उसने इबो के दोनों आँखों पर किस किया, फिर उसकी दोनों चीक्स पर किस किया और अब फाइनली वो उसके लिप्स पर आ गया तो उसके लिप्स पर वो किस करने लगा और इबो भी रिस्पॉन्स कर रहा था। किस करते हुए ही जान सीएन ने दोनों के आउटर रोब्स को उतार दिया था और वो इबो को बेड पर ले जा चुका था। इबो बेड पर था, सीएन उसके ऊपर था। सीएन इबो किस कर रहा था उसकी नेक पर, चेस्ट पर, बेली पर, हर जगह इबो को किस कर रहा था और इबो की मॉर्निंग की आवाज़ बस वहाँ पर गूंज रही थी। उन दोनों की वो नाइट बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसमें लस्ट भी था लेकिन साथ ही अफेक्शन था, एक दूसरे के लिए प्यार था एंड सबसे बड़ी बात वादा था एक दूसरे का हमेशा साथ देने का। वो वेडिंग नाइट उनकी वैसे ही कंप्लीट हुई। अगली सुबह जब वांग जी की जब इबो की नींद खुली तो उसका पूरा जो शरीर था वो पेन कर रहा था। एंड जब उसने अपने बगल में देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर उसके फेस पर फ्रॉन्ट आया, लेकिन जब उसे कुछ फिर आवाज़ सुनाई दी तो उसने देखा तो सीएन ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। ये देखकर ईपो के फेस पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। अब ऐसे ही और दिन बीत चुके थे। 1 महीना हो चुका था जब उन दोनों ने शादी की थी। तो दोनों बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दोनों सुबह जल्दी उठते,
अपनी जो भी उन्हें मार्केट में बेचना होता उन चीज़ों को इकट्ठा करते, दोनों साथ जाते, उनको बेचने के बाद दोनों साथ वापस आते, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते एंड एक दूसरे के साथ हैप्पीली वो लोग रह रहे थे। लेकिन एक दिन जब मतलब वो दोनों साथ ही बैठकर बेच सेल कर रहे थे चीज़ों को, तभी एक इंसान विंग के सामने सीएन के सामने आया और उसने सीएन से कुछ कहा। जैसे उसने कुछ कहा तो सीएन खड़ा हुआ और उसने उस इंसान की तरफ देखा, फिर उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो मैं भी आ रहा हूँ। ये सुनकर ईबो ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो सीएन ने कहा, चिंता मत करो मैं भी आ रहा हूँ। ये सुनकर ईबो ने बस नोट किया। उसके बाद सीएन उसके साथ चला गया। थोड़ी देर बाद सीएन वापस आया तो ईबो ने पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे? तो सीएन ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब वो लोग अपना सभी चीज़ सेल कर कर वापस आ रहे थे तो अब वो घर आए, उन लोगों ने डिनर किया। डिनर के बाद अब दोनों ही घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और चांद को देख रहे थे। दोनों ने ही एक शॉल ओढ़ रखी थी क्योंकि ठंड का मौसम था तो सर्दियाँ पड़ रही थी और ईबो ने अपने सिर को सीएन की चेस्ट पर रख रखा था। तभी सीएन ने कहा, ईबो? तो ईबो ने कहा, सीएन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुन ईबो ने कहा, क्या कहना है? तो सीएन ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर जाना पड़ेगा। ये सुनकर ईबो ने तुरंत सीएन की तरफ देखा तो सीएन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने ये सब मेरे बाबा से सीखा था, डेमोन हंट करना ये सब। तो वो जो आदमी दिन में आया था वो बाबा का संदेश लेकर आया था। वो चाहता है कि मैं एक बार उनके पास जाऊं। चिंता मत करो, मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ईबो ने कहा, पर दो, दो हफ्ते? ये सुनकर सीएन ने कहा, हाँ मुझे जानना होगा। बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे वहाँ जाना होगा। चिंता मत करो, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। ये सुनकर ईबो ने कहा, तुम सच में जाओगे? तो सीएन ने हाथ में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सुनकर ईबो की आंखों में हल्के से आंसू थे। उसने उसे हक करते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलने से नहीं रोकूंगा, पर प्लीज़ जल्दी आना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता। मुझे जो मैं पहले कैसे भी जी लेता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं 2 हफ्ते तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आना। ये सुनकर सीएन ने भी ईबो के फेस फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं जल्दी से जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा और फिर हम हमेशा एक साथ रहेंगे। फिर मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं जाऊँगा। ये सुनकर ईबो ने नोट किया। जैसा कि सीएन ने कहा था, अगले दिन सीएन वहाँ से जा चुका था और ईबो ने बहुत कुछ सीएन के लिए पैक किया था रास्ते में खाने के लिए। सीएन भी मुस्कुराता हुआ वहाँ से गया था, लेकिन दोनों की आंखों में नम थी। पता नहीं क्यों ईबो को एक अजीब सा डर लग रहा था। उसे नहीं पता कि क्या होने वाला था, लेकिन उसे डर लग रहा था, ऐसा जैसे सीएन उसे हमेशा के लिए दूर जा रहा है। अब ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। ईबो को भी पता है कि उसने सब कैसे मैनेज किया था। आजकल उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। जब एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसने फिजिशियन को दिखाया। टाउन में एक फिजिशियन को दिखाया और जो बात उसे पता चली थी ये उसके लिए शॉकिंग था। एंड अब वो दिन निकल गया था जब सीएन ने वादा किया था कि वापस आएगा। वो दिन निकल गया था, उससे 2 से 3 दिन बीत चुके थे और अब ईबो होप खोने लगा था, क्योंकि सीएन ने वादा किया था कि वो आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आ रहा था। सीएन 2 दिन से मार्केट तक नहीं गया था। मतलब ईबो 2 दिन तक मार्केट तक नहीं गया था और उसके पास इतने पैसे थे कि 2-3 दिन अगर वो नहीं जाए तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी उसे सीएन की लिटरेरी बहुत याद आ रही थी और आज भी ऐसे ही वो गेट पर बैठा हुआ था। अभी तो सुबह का ही टाइम था। वो सीएन का बस वेट कर रहा था। वो बैठा हुआ था, तभी उसे कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। वो कदमों की आवाज़ से उसे सुनाई दी। वो उसके जो कान है उसे खड़े होकर तुरंत खड़ा हो गया और सामने की तरफ देखने लगा सीएन के इंतज़ार में। लेकिन सामने से सीएन नहीं आया, बल्कि एक वो दूसरा अल्फा आया जो कि थोड़ा सा एज्ड लग रहा था। ये देखकर ईबो थोड़ा सा डर गया, क्योंकि ये जो एरिया है वो उसी का है। इसमें ज़्यादा लोग आते नहीं हैं एंड अभी ये लोग आ रहे हैं तो उसे थोड़ा सा डर लग रहा है। पर उसने खुद को स्टेबलाइज किया। उसने अपने जो डॉग था उसको भी बुला लिया था, वो भी उसी के आसपास ही था। वो लोग ईवो के पास आए। एक तो 30 से 40 साल का इंसान वहाँ पर आया था, साथ ही उसके साथ 4-5 सैनिक भी थे एंड एक लड़की भी वहाँ पर आई थी। ये देखकर ईवो ने कहा, कौन हो आप लोग और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर उन लोगों ने कहा, क्या तुम्हारा नाम ईबो है? ये सुनकर ईबो ने डरते हुए से बस नोट किया तो उस लड़के ने आगे आते हुए कहा, ओह
तुम्हारा नाम ही वो है। लेकिन जान ने तुम्हें आखिर देख के लिया कि वो तुम्हारे लिए पागल है, वो इतने बड़े राज्य को छोड़ने के लिए तैयार है। ये सुनकर ईबो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, "को- कौन जान? मैं किसी जान को नहीं जानता।" ये सुनकर उस लड़के ने कहा, देखो तो एक्टिंग कैसे कर रहा है, तुम एम्परर को नहीं जानते जो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक लेकर गए थे, और तुम बस मजाक कर रहे हो कि तुम एम्परर को नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है तुम मना कर दोगे तो तुम बच जाओगे? ये सुनकर ईबो ने कहा, क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, और मैं किसी एम्परर को नहीं जानता, मैं किसी जान को नहीं जानता। ये सुनकर उस मिडिल एज मैन ने कहा, यांगजी तुम भी क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि इस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं होगा, उसने इसके साथ बस खेला है जैसे वो बाकी कंगबान के साथ खेलता है। ये सुनकर ईबो कंफ्यूज हो गया और उन दोनों की तरफ देखने लगा। तभी यांगजी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ डैड आपने सही कहा, वो भी बाकी कंगबान के साथ जैसे खेलता है वो उसके साथ खेल कर गया और वापस नहीं आने वाला। ये सुनकर ईबो ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम लोग, और यहाँ कर क्यों बोल रहे हो ये सब?" इस पर उस आदमी ने आगे आते हुए कहा, जो कि एक अल्फा लग रहा था, उसने कहा, तुम जान को नहीं जानते, लेकिन तुम सेन को तो जानते होंगे ना?" ये सुनकर इबू ने कहा, सेन सेन को तो आप लोग कैसे जानते हो?" ये सुनकर उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि सीएन मेरा बेटा है। सीएन कहूँ या फिर सीएन शाह जान कहूँ, जो कि इस किंगडम का एम्परर है। ये सुनकर विभू ने कहा, शाहजहान वो सीएन है। ये सुनकर उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे उसने तुम्हें भी बेवकूफ़ बना दिया। तुम्हें पता है मेरे बेटे के बहुत शौक है ओमेगाओं को लेकर, तो जो भी ओमेगा उसे पसंद आता है वो उसके साथ खेलता है, उसकी बॉडी के साथ, जब तक उसका मन करता है। जब उसका मन भर जाता है तो उसे छोड़कर चला जाता है। ये सुनकर इबो ने कहा, नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरा सीन ऐसा नहीं है। इस पर उसे यांगजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा सीन नहीं, वो एम्परर सीन है, वो मेरा हस्बैंड है। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी मैरिड इंसान के साथ तुम रह रहे थे, फिजिकल रिलेशनशिप में भी थे, और तुम्हें सच में नहीं पता था या फिर तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो? ये सुनकर इबो की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई आने की? जैसे ही आवाज़ सुनाई दी तो सबने घूम कर देखा तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सीएन खड़ा हुआ था। इबो की नज़रों में शाहजहान खड़ा हुआ था यांगजी और फेंगमियान के सामने। आज सीन अलग लग रहा था, जैसा वो नॉर्मल लगता है वो उससे अलग लग रहा था। आज उसने एक्सपेंसिव रोब्स पहन रखे थे एंड वो गुस्से से उन लोगों की तरफ देख रहा था। आज से पहले इबो ने सीन की आंखों में इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वो आज देख रहा था। तभी उन लोगों ने कहा, तुम तो तुम्हारे हस्बैंड से मिलने आए थे, जिसके साथ तुम पिछले 2-3 महीनों से रह रहे हो, और हम मुझे बताने आए थे कि अब तुम्हारा मन उसके साथ भर चुका है। ये सुनकर सीएन ने ईजान की मुट्ठियाँ भिज गई थी। उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को मेरे हस्बैंड से बात करने का कोई हक नहीं है, तो दूर रहिए। अगर उसको कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलते हुए वो ईबो के पास चला गया था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो ईबो, मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया, लेकिन तो तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? ये बोलते उसने ईबो को बस हक कर लिया था। ईबो ने भी सीन को टाइटली हक कर लिया और कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुमने सच में लेट कर दिया। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। इस पर सीन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर ईबो ने कहा, सीन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर शान ने कहा, क्या बताना है? तभी इबो ने कहा, पर इससे पहले ये लोग क्या बोल रहे हैं? तुम तो डेमन हंटर हो ना, तुम तो दूसरे देश के हो, तो ये सब तुम्हें एम्परर क्यों बता रहे हैं? ये सुनकर जान ने इबो की तरफ देखा और घुटनों पर बैठते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो इबो, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने तुमसे पूरा झूठ नहीं बोला था। हाँ, मैं इस राज्य का एम्परर शाहजहान हूँ, सीन शाहजहान। लेकिन मैंने तुमसे ये झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमारी अपनी फैमिली बसाना चाहता हूँ, एक छोटी सी फैमिली जहाँ हम तीनों हों, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। मैंने इस राज्य को छोड़ दिया था। उस दिन जो आया था वो मेरे फादर ने भेजा था, और वो मुझे वापस बुलाने के लिए भेजा गया था। मैं
मुझे सच में राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, इसलिए मैं वापस आ गया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी यहाँ आ जाएंगे। ये बोलकर उसने उन लोगों की तरफ देखा और ईबो ने कहा, तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर जान ने नोट करते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये बोलते हुए ईबो के फेस पर भी स्माइल थी। तभी जब वो ये बोल रहे थे तभी ईबो ने कहा, जान। और जैसे ही जान घूमा, एक किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया था और ये देखकर ईबो की आंखें बड़ी हो गई और जान का सिर चकराने लगा। तभी फेंग मियान ने जान को बालों से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, तुम राज्य नहीं संभालोगे, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपने भाइयों को मारा ताकि मेरा बड़ा बेटा राज्य का राजा बन सके। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम ही एक कैपेबल इंसान हो जो राज्य को संभाल सकते हो, बाकी तो सिर्फ ओमेगाओं के पीछे भागते रहते हैं, उनके हाथों में मैं राज्य नहीं दे सकता। मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ कि तुम राज्य संभालो, तुम उतना ही वो कर रहे हो, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुमने अपने ये नायरन को कहाँ रखा है? ये सुनकर जान ने कहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और ये नायरन मेरा है, मैंने बनाया था, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर फेंग मियान ने जान को थप्पड़ मारते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है मैंने बचपन से तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की, इसलिए तुम इतना ज़्यादा बोलने लगे हो? मेरे पीठ पे से तुम एक परिवार बचना चाहते हो? तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? मैं एम्परर हूँ, मुझे ऐसे ही मैं एम्परर नहीं हूँ, मुझे सब पता होता है। मैं बस देख रहा था कि एक बार तुम्हें इससे लगा हो जाए तो फिर अपने लिए नहीं तो इसके लिए तो तुम ज़रूर भी दोगे ना। ये बोलते उसने यांगजी की तरफ इशारा किया और यांगजी ने नोट किया। उसने वो वांग तुरंत ईबो के पास गया, उसने ईबो के बालों को टाइटली होल्ड किया और उसके नेक पर चाकू रखते हुए कहा, वो शाहजहान अभी के अपना ये नायरन हमें दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जान ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, आप इसी को बीच में लेकर आ रहे हो, छोड़ दो उसे। ये सुनकर यहाँ फेंग मियान ने कहा, मैं भी तो तुमसे वही बोल रहा हूँ कि छोड़ दो, छोड़ देना उन्हें, हम छोड़ देंगे उन्हें, पहले तुम अपना ये नायरन हमें दे दो। इस पर जान ने कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर मैंने तुम्हें ये नायरन दे दिया तो तुम मुझे वैसे भी मार दोगे, प्लीज़ उसे ज़्यादा तो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर फेंग मियान ने हंसते हुए कहा, तो तुमने सही कहा, वैसे भी पहले मैं तुम्हें प्यार से बता रहा था, बोल रहा था, समझा रहा था कि अपना ये नायरन मुझे दे दो, अपना ये नायरन मुझे दे दो, लेकिन तुम मुझे देने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अब जब मेरे पास अब आखिरी ऑप्शन बता है तो तुम्हें क्या लगता है मैं वो भी तुम्हें नहीं दूँ? और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद उस ये नायरन को कोई मास्टर तो चाहिए होगा ना, तो वैसे ही वापस आ जाएगा। ये सुनकर जान ने कहा, ये नायरन तुम लोगों के हाथ में कभी नहीं लगेगा। ये बोलते हुए वो अपने दांतों को पीसते हुए फेंग मैन की तरफ देख रहा। तभी फेंग मैन ने यांगजी की तरफ देखा और कहा, उसने बस नोट किया। तभी यांगजी ने कहा, शाहजहान शाहजहान, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुम कितने स्ट्रोंग थे, एक राजा बनने के लिए परफेक्ट थे, लेकिन तुम्हें राज्य चाहिए था ही नहीं। और मैंने शाह सेक्ट में शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं बस तुमसे प्यार करूँगी, मैंने इसलिए की थी क्योंकि मुझे क्वीन बनना था। एंड वो क्वीन अब मुझे तुम्हारा छोटा भाई भी बना रहा है, तुम्हें पता है वो भी मेरे इशारों पर नाचता है। तो डैड बोल रहे हैं उस हिसाब से तुम ये नायरन दे दो ना, वरना तुम भी मरोगे और ये भी मरेगा, लेकिन तुम्हें नहीं देना तो ठीक है। ये बोलते अगले पल उसने वांगजी ईबो की तरफ देखा और कहा, ओमेगा तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते उसने उस चाकू से, इससे पहले कि जान कुछ कर पाता, उसने ईबो के गले को बस काट दिया था और अगले ही पल ईबो बेतहाशा होता हुआ बस ज़मीन पर गिर गया था। जान ये देखकर ज़ोर से चिल्लाया, इतना ज़ोर से कि पूरा जंगल उसकी चीख से गूंज गया था, लेकिन वहाँ खड़े लोग बस हंस रहे थे, उन दोनों का मजाक बना रहे थे। और जान ने उन दोनों की तरफ देखा, ईबो की आंखों में आंसू थे। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जांगफू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके मैं हमारे बेबी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो मैं आपके फैमिली का सपना पूरा नहीं कर पाया, मैं मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलते हुए ईबो ने अपने पेट पर हाथ रख लिया था और ये देखते हुए जान के आगे बढ़ी और उसने ईबो की तरफ देखा, जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि क्या ईबो सच बोल रहा है।
तो ईबो ने बस नोट किया, और ये देखते हुए तो जान की आंखों में लिटरली खून उतर आया था। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को ये नायरन चाहिए ना, ठीक है, तुम दोनों को मिलेगा ये नायरन, लेकिन मैं शाहजहान, जिसने इस नायरन को बनाया है, जिसकी वजह से मैंने अपने प्यार को खोया है, जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चे को खोया है, मैं इस नायरन को शाप देता हूँ कि जिसके पास भी जाएगा ये उसे बर्बाद कर कर रख देगा, ये उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर कर रख देगा। और ये इस सीएन शाहजहान का शाप है इस नायरन को। ये बोलते हुए जान ने अपने पास से अपना डैगर निकाला और उसने अपने खुद के गले को काट लिया था। वो खुद भी वो के साथ बस गिर गया था, और दोनों ने एक साथ अपनी आखिरी सांसें ली थी। जैसे ही जान की मौत हुई थी तो जान के अंदर से एक ब्लैक स्टोन सा अपीयर हुआ, एंड जैसे ही फेंग मियां ने ये देखा, उसके फेस पर एक इविल सी स्माइल आ चुकी थी। उसने उस स्टोन को लिया और वहाँ से जा चुका था, लेकिन तभी एक चीख के साथ किसी की नींद खुलती है, एंड जैसे ही वो चीख उस इंसान कमरे में बैठे इंसान ने सुना, तो वो तुरंत उठा और वो उसके पास आते हुए कहा, लंजा, लंजा। ये बोलते हुए उस इंसान को होश में लाने की कोशिश करने लगा, जो ऐसा लग रहा जैसे किसी डिल्यूजन में ही हो। वो इंसान पूरी तरह से कांप रहा था, उसके पूरे फेस पर पसीना आ चुका था, एंड उसे उसे रियलिटी एंड सपने में जैसे फ़र्क ही पता नहीं कि वो कर पा रहा था। तभी एक और इंसान वहाँ उठकर उसके पास बेड पर बैठा और उसने उसे हिलाते हुए कहा, लंजा, लंजा, तुम होश में आओ, होश में आओ लंजा, होश में आओ। ये बोलते ही वो जैसे उसे झकझोरने लगा, एंड वो इंसान जो और कोई नहीं बल्कि लेनवांग जी जो चीखते हुए अपने सपने से उठा था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसने अपनी आँखें को धीरे धीरे आँखें खोलकर सामने वाले इंसान की तरफ देखा, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड विभूषण बैठा हुआ था। वांग ने जैसे ही ये देखा, उसकी आंखों में जैसे आंसू आ गए, उसे सारे फ्लैश आने लगे, कैसे सीन उसके पास आया था, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ था, कैसे लास्ट टाइम उन दोनों ने आखिरी सांसें ली थी, ये सभी घूम कर उसके दिमाग लगे। उसने बस खींच कर विंग को टाइटली हक कर लिया था, और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। विंग जैसे ये सब समझ रहा था, इसलिए उसने भी वांग जी को टाइटली हक किया हुआ था, और वो बस एक ही बात बोल रहा था, सब ठीक है, सब ठीक है लंजा, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए बस उसकी बैक रब किए जा रहा था, और वांग जी भी जैसे उन बातों से इफेक्ट हो रहा था, धीरे धीरे शांत हो रहा था। जब विंग को लगा कि वांग जी शांत हो चुका है, वो बात करने लगा कि तो उसने वांग जी को उससे थोड़ा अलग किया। वही टेबल पर जो पानी का ग्लास रखा हुआ था, उसने उससे वांग जी को पानी पीने में मदद की। उसके बाद उसने उसके अपनी स्लीव से वांग जी पूरे फेस को क्लीन किया। फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, सीएन। ये सुनकर विंग के फेस पर मुस्कुराहट भी थी। वो मुस्कुराहट ऐसी नहीं थी कि उसे अच्छा लगा वांग जी को, ऐसे भी आता है। उसके फेस पर एक टूटी जैसी मुस्कुराहट थी। उसने वांग जी के पूरे फेस को अपने दोनों हाथों में कप करते हुए कहा, चीसी, अब तुम्हें उस पास्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा फ्यूचर आगे है। मैं जानता हूँ तुम्हें जो कुछ भी याद आया है वो याद आना ज़रूरी था, लेकिन अब वो याद आ चुका है और सब कुछ खत्म भी हो चुका है। वो लोग जिन्होंने हमारे साथ ये सब किया था, उन लोगों को सज़ा मिल चुकी है, और उन लोगों को तुमने सज़ा दी है। तो अब तुम्हें किसी भी चीज़ का गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, और उस चीज़ के बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पास्ट था, वो हमारी पास्ट लाइफ थी। लेकिन अब हमारे सामने हमारा फ्यूचर पड़ा है, हमारे भविष्य का जीवन पड़ा है, उसको हमको मिलकर संवारना है, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे ना चीज़ी। ये बोलते हुए वांग जी ने विंग की तरफ देखा और हल्के से नोट के फिर उसने कहा, मैं यहाँ कैसे आया? हम तो उसमें मार्केट में घूम रहे थे ना, मेले में, तो फिर हम यहाँ पर कैसे आ गए? ये सुनकर विंग के फेस पर फिर से वही टूटी हुई मुस्कुराहट आ गई। उसने वांग जी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अभी तुम कमज़ोर हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, और तब तक का तुम इंतज़ार करो। तुम्हें बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना है, और तुम्हारे ब्रदर एंड तुम्हारे जो फादर हैं वो तुमसे मिलने आए थे। वो अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे, अभी अभी मैंने उनको आराम करने के लिए भेजा है, वो भी तब से यहीं हैं। तुम्हें पता भी है तुम कब से बेहोश हो? ये सुनकर वांग जी ने नाम अपना सिर हिलाया, और विंग ने कहा, तुम पिछले 2 हफ्तों से बेहोश हो, तुम होश में ही नहीं आ रहे थे। हीलर ने कहा कि तुम्हारे डैड ने भी कहा था कि तुम्हारे सब कुछ ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बेहोश थे, क्योंकि
तुमने अभी अभी अपने क्रीचर को अनलॉक्ड किया है। तुम्हारा ड्रैगन 2 हफ्ते पहले अनलॉक्ड हुआ था। उसके बाद मैंने उसकी कोई झलक नहीं देखी है एंड वहाँ भी गुफा में भी मैंने बहुत कम देखा था। लेकिन जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन था वो पहली बार हुआ था, इसीलिए इसीलिए तुम इतने वीक पड़ गए थे और तुम्हें आराम की ज़रूरत थी। तुम होश में नहीं आ रहे थे और सभी लोग तुम्हारे लिए चिंता कर रहे थे। माँ, विनकेजिंग, चैंग, शिचेन, सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें मेरी चिंता नहीं हुई? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मैंने 2 हफ्ते कैसे निकाले हैं। तुम्हारी आवाज़ सुने बिना, तुम्हारे कोई भी एंटिक देखे बिना, तुम्हारी शैतानियाँ देखे बिना मैंने कैसे ये 2 हफ्ते बिताए हैं, ये मैं ही जानता हूँ। बस मैं किसी से कह नहीं सकता था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पर अब मैं हूँ, तुम मुझसे कह सकते हो। इस पर विंग मुस्कुराया और उसने कहा, मेरा लिटिल लंजा बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। अभी तुम बेहोशी से उठे हो तो तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और रही बात तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो अभी तुम्हें अपने ड्रैगन को कंट्रोल करना नहीं आया है, तो उसके लिए पहले तुम्हें सीखना होगा। इस पर वांग जी ने कहा, पर सीखना बहुत बोरिंग होता है, मेडिटेशन ये मुझे नहीं पसंद। तो विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पसंद पर करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा ड्रैगन तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इस पर वांग जी ने कहा, कैसे नहीं मानेगा? मैं उसको अपनी बात मनवा कर रहूँगा, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत थोड़ी ना है। तो विंग ने कहा, उसके लिए ध्यान की ज़रूरत पड़ती है लंजा। हमने भी किया है अपने ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए, और हर पर्सन को करना पड़ता है जिसके पास भी अपना खुद का क्रीचर होता है। तुम्हें भी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुसीबत आ सकती है। ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे मेट यानी मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब करूँगा। सुनकर विंग के फेस पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा, ठीक है, तो तुम आराम करो, थोड़ी देर बाद मैं डैड और सिस्टन को, जिरेनगा को, सबको यहाँ पर बुला लूँगा ताकि वो भी तुमसे मिल सके। अब थोड़ी देर बाद सभी लोग आकर वांग जी से मिल रहे थे, क्योंकि सभी लोगों ने वांग जी को बहुत मिस किया था। वांग जी जब से वी-सेक्ट में आया था तब से उसने वी-सेक्ट को, जैसे वी महल को, एक ऐसी वाइब दी थी अलग ही, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो शांत रहते हैं, एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं। फेंग मैन की वजह से ना तो यहाँ पर कोई ज़्यादा हंसता था ना कोई ज़्यादा बोलता था। विंग भी समय से पहले ही बड़ा हो चुका था तो वो भी ज़्यादा हंसता बोलता कम ही था। बस एक जियांगचिंग था और एक वेनगेजिंग था जो उनके साथ हंसा करते थे, खेला करते थे, तो भी इतना नहीं किया करते थे। लेकिन जब से वांग जी आया था तब से जैसे पूरे महल में एक अजीब सी की पॉजिटिव एनर्जी जैसे फ्लो होने लगी थी। इसीलिए वांग जी 2 हफ्ते तक बेहोश के रहा। सब लोग उसे बहुत मिस कर रहे थे और सभी लोग उससे मिलने भी आए थे। वेनगेजिंग जाओ जिशु के साथ आया था एंड चेंग शिजेन साथ आए थे, क्योंकि हमारे इस कपल का भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। साथ ही यिरेन और चिरेन दोनों ही वांग जी से मिलने आए थे। मैडम यू खुद वांग जी से मिलने आई थी और वांग जी इन सबका प्यार देखकर तो भी बहुत खुश था। कुछ दिनों तक तो वांग जी ने आराम किया क्योंकि उसकी बॉडी स्टिल वीक थी। लेकिन जब विंग को लगा कि हाँ वांग जी अब ध्यान लगा सकता है, वो अपना जो अभ्यास है उसको कर सकता है, तो उसने धीरे धीरे वांग जी का अभ्यास शुरू किया। क्योंकि गुस्सू में वांग जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वांग जी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब जब वांग जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसका बदलाव हुआ है, उसके ड्रैगन उसका बदलाव हुआ है, तो उसको ध्यान लगाना, उस ड्रैगन को कंट्रोल करना, टेक्निक सीखना ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि विंग फायर है, विंग का ड्रैगन की जो पावर है वो फायर है, बिल्कुल उबलते लावे की तरह है। वही वांग जी की जो पावर है वो आइस है, बिल्कुल सर्दी में जैसे स्नो बारिश होती है ना, वैसी वांग जी की पावर है। विंग अगर गुस्सा है तो वांग जी शांति है। विंग अगर हॉटनेस है तो वांग जी कूलनेस है। इस तरह उनकी पावर्स थी। विंग धीरे धीरे वांग जी को ध्यान लगाना सीखा। वैसे तो वांग जी एक मिनट भी वो लोटस पोजीशन में नहीं बैठ सकता था, पद्मासन में वो बैठ ही नहीं पाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने बैठना सीखा। पहले 5 मिनट तक वो ढंग से बैठा, फिर 10 मिनट तक, ऐसे अब वो विंग और वांग जी मिलकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो लोग ये सब कर लेते हैं। वांग जब धीरे धीरे सीख रहा था, सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ अपने ड्रैगन को कंट्रोल करना या फिर अपनी कोर को मजबूत करना ही वांग जी नहीं सीख रहा था। वांग जी सीख रहा था साथ ही स्वॉर्डमैनशिप, जो कि उसके बीचिन थी उसके पास, लेकिन वांग जी को उसे चलाना नहीं आता था, ना ही उसे पता था कि बीचिन का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। लेकिन अब वांग जी को पता चला है कि बीचिन उसकी कोर से जुड़ी हुई है, उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उससे जुड़ी हुई है। अगर वांग जी जो भी करना चाहे वो, अगर बीचिन कहीं भी हो तो वांग जी उसे बुला सकता है। बीचिन उससे लिटरली ही कैन टॉक विद बीचिन। जब वांग ने ये सब सुना था तो वो थोड़ा शॉक हुआ था।
पर फिर धीरे धीरे उसने इन चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू किया, इन चीज़ों को समझना शुरू किया एंड अब वांग जी पावरफुल था। और अभी हमारा वींग बेचारा वांग जी की याद में बैठा हुआ था, क्योंकि वांग जी की जब ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई थी तो अब गुसु के लोग उसे वापस गुसु लेकर गए थे, क्योंकि सब कुछ अब ठीक नॉर्मली हो चुका था। फेंग मियान की मौत हो चुकी थी, जिनगोंगशान भी मर चुका था, साथ ही वींग ने अपनी सारी कॉन्क्यूबाइंस को वापस अपने अपने घर भेज दिया था, जो कि वींग की ग्रेटफुल थी, क्योंकि वो लोग भी विसेक्ट में अपनी मर्जी से नहीं आए थे। वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको ज़बरदस्ती भेजा गया था पॉलिटिकल तरीके से, राजनीति की वजह से उनको उनका जो विवाह है वो इस सेक्ट में किया गया था। जो चीज़ें उन लोगों को भी बिल्कुल उनकी पसंद की नहीं थी, उन्हें इच्छा ही नहीं थी यहाँ रहने की, पर जब वीइंग ने खुद उसको आज़ाद कर दिया तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा थी, तो वो ग्रेटफुल थी वीइंग की। रही बात यांगजी की, तो यांगजी को सज़ा मिल चुकी थी, और लूसी जिसने उन लोगों को मना कर दिया था कि ऐसा करना ठीक नहीं है। अब लूसी एंड प्रमुख लेन के बीच में कुछ तो चल रहा था। पहले लूसी अंधी थी, क्योंकि उसके फादर ने उसे यही कहा था, जिनगोंगशान ने उसे यही समझा कर भेजा था कि लूसी को कैसे भी कर कर वीइंग की रानी, प्रमुख रानी बनना है, और अगर वो प्रमुख महारानी नहीं बन पाए तो जिनगोंगशान से बुरा कोई नहीं होगा। अगर वो प्रमुख रानी नहीं बन पाए तो उसकी इज्जत वहाँ पर कुछ नहीं रह जाएगी, एंड जिन सेक्ट में भी वो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो लूसी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने वांग जी के बारे में सुना था कि ये लोग वांग जी के साथ क्या करना चाहते हैं, तो उसने मना कर दिया था। साथ ही उसने वांग जी को बचाने की भी कोशिश की थी, उसी ने हिंट दिया था वहाँ गुफा तक जाने का, इसीलिए विंग उस पर थोड़ा सा तरस खा गया था। लेकिन जो भी पहले जिन लूसी ने किया था उसके लिए उसे माफ़ नहीं करने वाला था। अब जब जिनगोंगशान की मौत हो चुकी थी तो जिन क्लैन का नेक्स्ट लीडर तो जो था वो जिन जिशुआन था, एंड वो अपनी रानी जिन जिन यानी के साथ रूल किया करता था, एंड लूसी जिन सेक्ट में रहती थी। अभी वांग जी गुस्से में इसलिए था क्योंकि उसकी जो बची हुई ट्रेनिंग है उनके एंसेस्टर्स के पास होगी, उनके एल्डर्स के पास होगी, जिनके बुजुर्ग लोग हैं जिनको उनकी टेक्निक्स अब वांग जी को सिखाई जाएगी। खुद लेंचरेन वांग जी को टेक्निक सिखाएगा, एंड लेंचरेन ने एक और फैसला लिया था कि अब जो है, वैसे तो वांग जी और विंग की जो शादी हुई थी वो राजनीतिक कारणों की वजह से हुई थी, इसमें कोई प्यार नहीं था, कोई अफेक्शन नहीं था, लेकिन अब जब वांग जी भी विंग को पसंद करता है, विंग भी वांग जी को पसंद करता है, विंग खुद वांग जी को अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता है, तो लेंचरेन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर ये दोनों पसंद भी करते हैं एक दूसरे को तो इनकी शादी बिल्कुल रीति रिवाजों के साथ वैसे होनी चाहिए जैसे एक कपल की होती है। तो इसीलिए लेंचरेन ने फैसला किया था कि वांग जी 1 महीने तक उनके पास रहेगा, उनकी टेक्निक सीखेगा, उनके अभ्यास करेगा, और 1 महीने बाद फिर से वांग जी की शादी करवाई जाएगी। एंड अब की बार विसेक्ट खुद पूरे पूरे काफिले के साथ आएगा और वांग जी को अपने साथ सम्मान के साथ विसेक्ट में लेकर जाएगा, विराज्य में लेकर जाएगा। ये चीज़ भी खुश था इस चीज़ को लेकर। साथ ही एक और शादी करवाई गई थी, वो शादी थी वेनकेजिंग एंड झाओ जिशु की। वेनकेजिंग और झाओ जिशु की शादी वहाँ पहले विराज्य में करवाई जाएगी, उसके साथ ही उसके बाद झाओ जिशु और वेनकेजिंग खुद वांग जी को लेने के लिए आएंगे। वैसे तो उम्र में देखा जाए तो वेनकेजिंग एंड विंग में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन फिर भी विंग वेनकेजिंग से बड़ा है। पर विंग को पता है कि उसकी शादी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये बस एक रिचुअल है जो उनको पूरा करना है, तो विंग बस कर रहा है। और वो अब वेनकेजिंग को भी इंतजार नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उसके भाई ने भी बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार किया है उसका, तो उसने उसकी शादी करवाई थी। और एक दिन पहले हुई थी वेनकेजिंग और जाजिशु शादी। दूसरे दिन वी सेक्ट से जो जितना भी काफिला था बारात वाला तो पूरा घुस गया था, एंड अगले दिन घुसु का जो थर्ड प्रिंस था उसकी शादी होकर वो वापस वी सेक्ट में आया था। लेकिन एक और लव स्टोरी थी जो यहाँ पर घुल मिल रही थी, जो पनप रही थी, एंड वो लव स्टोरी थी अल्फा जियांगचेंग एंड ओमेगा लेंशिचेन के बीच में। वही लेन हीरेन जो कि कहीं ना कहीं लूसी को पसंद करने लगे थे, लूसी भी लेन को पसंद करते थे। शादी में आए थे वो लोग गुसू की साइड से भी आए थे। लूसी जो थी वो वैसे तो उसका जो आना बनता है वो तो राज्य की तरफ से है, क्योंकि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो विसेक्ट की बेटी है, लेकिन फिर भी वो वांग जी की तरफ से आई थी। एंड ये चीज़ वांग जी को भी बहुत अच्छी लगी थी। एंड कुछ दिनों पहले ही वो वहाँ पर आ गई थी, तो इरेन एंड लूसी के बीच में वैसे ही कुछ मूवमेंट्स होते रहते थे, तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब लेकिन अभी प्यार उन दोनों के बीच शायद बहुत ही दूर था। वही हमारे शाहरुख की शादी कंप्लीट हो चुकी थी और वांग जी फाइनली वीराज्य वापस आ चुका था। वीराज्य बहुत ज़्यादा खुश था। और कुछ दिनों पहले जब वांग जी यहाँ ही था तब मैडम यू ने बीइंग का राज्य अभिषेक किया था, उसको वीराज्य का नया राजा घोषित कर दिया था। उसके बाद से वीराज्य सच में बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था, क्योंकि उसके जो पिता थे
फेंग मियान, जिसको पिता कहना भी बहुत ज़्यादा मतलब बात उसको पिता कहा ही नहीं जा सकता, वो ऐसा इंसान था। उसके बाद उसने जो भी किया था वो बस जनता से टैक्स लेना जानता था, वो कर लेता, अपने राज्य के खजाने को भरता, और इसके बाद जनता के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से विंग एडल्ट हुए थे, विंग और वेनकेजिंग चैंग, और वो समझने लगे थे ये सब, तो उन लोगों ने थोड़ा कम करवाया था इस क्राइम को। लेकिन जब तक फेंगमैन की चलती थी तो उनके राज्य में क्राइम बहुत ज़्यादा थे, यहाँ तक कि बहुत लोग तो विसेक छोड़कर दूसरे राज्यों में भी शामिल होने के लिए जा चुके थे। लेकिन जब से विंग राजा बना था तो सब कुछ ठीक था, सब शांति से चल रहा था। विंग ने कई सारे नए कानून बनाए थे, ओमेगाओं के लिए भी बनाए थे, अल्फाओं के लिए भी बनाए थे। उनकी जो सीमाएँ वो निर्धारित की थी, और ओमेगाओं को मतलब ओमेगाएं सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं बनी हुई थी। अगर कोई ओमेगा चाहे तो वो पढ़ सकती है, वो आगे जो चाहे वो कर सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करेगा तो इसको गुनाह मानकर उनको दंडित किया जाएगा। बहुत सारे नियम विंग ने बनाए थे, इसीलिए अब वे राज्य जो है वो शांति से चल रहा था। साथ ही चल रहे थे साथ हमारे शानलुंग। आज फाइनल उनकी वेडिंग नाइट थी और दोनों ही अपने वेडिंग चैम्बर में थे। वांग जी लिटरली काँप रहा था, क्योंकि पहली बार था उसने ये सब पहली बार एक्सपीरियंस किया है। जब वो विंग के साथ था तो थोड़ी सी टीजिंग, चीक्स पर किस, ये सब होता रहता, लेकिन अभी तक उन दोनों ने अपना फर्स्ट किस तक शेयर नहीं किया था। कि जब से वांग जी होश में आया था तो पहले तो उसे रिकवर होने में टाइम लग गया, फिर वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता था। हालांकि ट्रेनिंग विंग के साथ ही होती थी, लेकिन फिर भी विंग अपने लिमिट्स का ध्यान रखा करता था। वो ये सोचता था कि वांग जी भी अभी 18 साल का ही है वो, क्योंकि विंग अभी भी ये सोचता था कि जैसा उसने वांग जी को शुरुआत में देखा था, वांग जी भी वैसा है, भोला है, इनोसेंट है, तो अगर वांग जी का फ़ायदा उठाएगा तो ठीक नहीं है। लेकिन विंग को क्या पता था कि जब से वांग जी ने वो सपना देखा है, मतलब उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आई थी ईगो और चेन वाली, तो वांग जी समझने लगा था चीज़ों को। जब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो एक जैसे नए अपने जीवन के एक नए भाग में अपना कदम रख रहा था, एंड धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ रहा था, एडल्ट थिंग्स को भी समझ रहा था। एंड गुसु में एक रूल है कि ओमेगा हो या अल्फा, शादी से पहले तुमको कुछ नहीं बताया जाता, उन लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि दो कपल्स करते क्या हैं। लेकिन शादी से एक रात पहले उनको सब कुछ बताया जाता है कि एक कपल के बीच में वेडिंग नाइट में क्या होता है, उनके बीच में क्या क्या होता है, क्या बातें होती है, फिर क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होती है, सब कुछ उनको एक दिन पहले फिजिशियन द्वारा बताया जाता है। जब वांग जी ने ये सब सुना था तो वो इतना ज़्यादा शर्मा गया था कि वो सुन नहीं पा रहा था, पर उसने कैसे भी कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके ये सब सुना, क्योंकि उसके लिए सब नया था। सिर्फ उसके लिए नहीं, गुस्से में जितने भी लोग होते हैं उनके साथ यही किया जाता है, तो उन बेचारों को मौका ही नहीं मिलता है सब करने का, फिर सुनने का। जब वो सुनते हैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन फाइनली वांग जी जानता था, विंग भी कहीं ना कहीं अब समझता था कि वांग जी, हाँ अब वांग जी पहले जैसा वांग जी नहीं रहा, वो उतना ही चुलबुला है, उतना ही इनोसेंट है, लेकिन अदर वे में, इस वे में शायद वांग जी इनोसेंट नहीं रहा है, उसकी इनोसेंस जा चुकी है कल रात से ही। वो दोनों ही अपने वेडिंग चैम्बर के बेड पर बैठे हुए थे। विंग ने वांग जी की वेल को उतारा और उसकी तरफ देखते हुए कहा कि वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो पहले ही वो कल्टिवेशन में कैसा जो ब्यूटीफुल ओमेगा था, जिसके ऊपर गंदी नजरें थी ऑलरेडी ही। लेकिन अब जब विंग उसका हस्बैंड है, विंग ने उसे प्रोटेक्ट किया है, वांग जी खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो विंग खुश भी है वांग जी के लिए। वांग जी जितना खूबसूरत लग रहा है विंग शब्दों में से बयां भी नहीं कर सकता। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, जीजी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो ज़ांगफू। ये सुनकर विंग मुस्कुरा के और वो वांग जी की तरफ लीन होने लगा। अगले ही पल विंग के लिप्स वांग जी के लिप्स पर थे और एक ब्यूटीफुल लविंग सा किस शेयर करते हैं, और फिर जब वो लोग अलग होते हैं विंग अपने फोरहेड को वांग जी के फोरहेड से लगाते हुए कहता है, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आए होते, या इस लाइफ में हो या फिर पहले की लाइफ में, तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ का क्या होता। उस लाइफ में मैं राजा था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पास जो चीज़ नहीं थी वो था प्यार। क्योंकि उस वक्त सिर्फ लोगों को सिंहासन चाहिए था। मेरे भाइयों को भी ऐसा लगता था कि मैंने उनका सिंहासन छीन लिया है, इसीलिए वो लोग मुझसे नफरत करने लगे थे। और मेरे फादर, उनको तो अपने अपनी फिजिकल नीड से फ़र्क पड़ता था, इसीलिए जो उन्हें सुंदर ओमेगा मिलती वो बस उसे अपनी कंकबाइन या कॉन्सर्ट बना लेते। फिर उसके बाद उनके बच्चों का क्या होता है ये उसके बारे में कुछ नहीं सोचा करते थे। मेरी शादी हुई यांग से तो मुझे लगा था कि वो मुझे समझेगी, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। हम दोनों ने हेवन एंड अर्थ को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ वादे किए हैं। पर वो भी मैं गलत साबित हो गया जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यांग मुझसे नहीं बल्कि क्वीन के ओहदे से प्यार करती है, और जब तक मेरे पास ये राजा का
सिंहासन रहेगा, राजा का पद रहेगा, तब तक वो मेरी है, नहीं तो वो मेरी नहीं रहेगी। और जब मुझे ये पता चला था तो मैं टूट चुका था, लेकिन उससे जब टूटा, जब मेरे खुद अपने भाइयों ने मेरे ऊपर हमला किया था, उस रात मैं किसी शिकार पर नहीं आया था। उस रात उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था और शायद भगवान चाहता था कि वो हमला हो, अगर वो हमला नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन उस वक्त तो हमारा भाग्य बहुत ज़्यादा क्रूल हो चुका था कि हमें मिल नहीं पाए। लेकिन अब की बार कुछ भी हो जाए, अगर भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करेगा तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा खुद से। ये बोलते उसने वांग जी को हक कर लिया था। वांग जी भी विंग का वो पेन फील कर सकता था, उसने भी वो पेन फील किया था बचपन से ही। उसकी सिर्फ एक ग्रैंड माँ थी जो उसके साथ थी, लेकिन फिर जब उसकी ग्रैंड माँ की मौत हुई तो वांग जी ने भी अपना जीवन अकेले ही बिताया था। लेकिन जब सीन उसकी लाइफ में आया तो उसकी लाइफ में जैसे कलर भर दिए, उसने एक होप भर दी, जिंदगी को जीने का एक नया नज़रिया विंग ने सीन ने ईबो को दिया था। तो ईबो को भी अब सीन विंग को खोना नहीं था। दोनों उस वेडिंग नाइट में बस खो चुके थे। दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय की एंड फिर उनका टाइम बहुत ही अच्छे से जाने लगा। वांग जी को गुस्से में ले जी को पता था कि वांग जी महारानी के पद पर बैठने वाला है, तो उसको उसी तरह से शिक्षा भी दी गई थी, राजनीति का ज्ञान दिया गया था उसे सब कुछ बताया गया था कि एक राजा कैसे सोचता है, एक रानी कैसे सोचती है, फिर उसे क्या करना होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। बहुत सारी चीज़ें वो गुस्सू से सीख कर आया था। फिर बहुत सारी चीज़ें विंग ने उसे यहाँ सिखा दी थी, मैडम यू ने उसे सिखाई थी। एंड अब विंग और वांग जी एक अच्छे राजा और रानी की तरह रूल किया करते थे, अपने राज्य का ख्याल रखा करते थे। साथ ही उनके जो सेक्ट का जनरल था या फिर कहें कि जो सेनापति होता है वो वेनकेस जिंग था, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा था। रही बात चेंग और शीचेन की, तो चेंग जब विंग और वांग जी की शादी को लगभग 2 से 3 महीने हो चुके थे और पूरे राज्य को पता चला था कि वांग जी प्रेग्नेंट है, तो उस वक्त सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसी में एक और खुशी की बात आई थी कि लेन जो जियांग चेंग है, वी चेंग है, वो लेन शीचेन से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है। ये चीज़ वांग जी के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी की थी, क्योंकि उसका भाई उसके साथ रहने आ रहा था। इससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए क्या हो सकती थी। इसीलिए जब तक मतलब उनकी शादी तय कर गई, अब वो शादी ना तो वांग जी के डिलीवरी के टाइम तय कर गई थी या फिर पहले तय की गई थी, क्योंकि वांग जी जब ये शादी की बात चल रही थी तब वांग जी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट था, तो शादी 1 महीने के भीतर ही तय की गई थी ताकि वांग जी को प्रॉब्लम ना हो। जब शादी तय हुई थी तो लेंशन अच्छे फिजिशियन थे, तो विंग ने लेंशन को अपॉइंट कर दिया था वांग जी के लिए कि वांग जी का ध्यान लेंशन रखेगा। वैसे तो टाइम टू टाइम वो वांग जी के पास रहेगा ही, लेकिन फिर भी अगर कोई ज़रूरी काम आ जाए या फिर सेक्ट की वजह से वो वांग जी को टाइम ना दे पाए तो लेंशन के साथ रहेगा। वैसे तो पूरा परिवार उनके साथ था। मैडम यू वांग जी को गाइडेंस देती थी प्रेगनेंसी के टाइम पर कि वांग जी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या क्या करना होता है, ये सब मैडम उन्हें बता रही थी। फिर भी एक फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है और शीशेन वो काम कर रहा था। आज सभी लोग एक रूम के बाहर खड़े हुए थे, अंदर से चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि वांगी लेबर पेन में था और वो बहुत बुरी तरीके से चीख रहा था। इधर विंग पूरा काँप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर वेनकेजिंग ने उसके पास आते अपने 6 मंथ्स प्रेग्नेंट ओमेगा को वो वहाँ लेकर आया था एंड वो भी वहीं पर था। जाओ जिशु भी ये सुन कर डर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट नंबर उसी का था। वहीं दूसरी तरफ शिचेन जो था वो 1 मंथ प्रेग्नेंट था, तो मतलब वी से तुम्हें खुशियाँ आने ही वाली थी। वहीं सभी लोग चीखे सुन रहे थे वांग जी के। सोचा विंग को पेन हो रहा था, उसे लग रहा था कि सब उसकी गलती, उसने कंट्रोल कर लिया होता तो आज वांग जी का गलती नहीं हो रही होती। वो खुद को कोस रहा था, लेकिन फिर मैडम ने उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, आशियान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हर ओमेगा को इस पेन से गुजरना ही पड़ता है एंड यही चीज़ हमें ओमेगा बनाती है। नहीं तो जो अल्फ़ा कर सकता है वो सब कर सकते हैं, लेकिन एक अल्फ़ा जो नहीं कर सकता वो एक नई लाइफ को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। इसीलिए हम ओमेगा हैं, इसीलिए हम स्पेशल हैं। तो तुम चिंता मत करो, वांगी स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। ये बोलते हुए मुस्कुराया। विंग ने भी नोट किया। थोड़ी देर बाद ही वो रोने की आवाज़ बंद हुई एंड किसी और बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुनकर तो विंग ने गहरी सांस ली थी। थोड़ी देर बाद एक हीलर लेंशी चेन जो है वो उस बेबी को बाहर लेकर आया। ये एक अल्फा बेबी गर्ल हुई थी। वहीं जैसे ही उस बेबी को देखा था, ये लिटरली वो कू करने लगा। उस बेबी कितनी ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट बेबी थी। विंग पर जैसे ही लेंशन बाहर आया उसने बेबी को तो देखा, फिर उसने लेंशन की तरफ देखते हुए कहा, शिचेन, वांग जी कैसा है, वो ठीक तो है ना? इसमें शिचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी विंगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बिल्कुल ठीक है। फिर सुनकर विंग ने कहा,
मैं उससे मिल सकता हूँ? शीशम ने कहा, नहीं अभी उसको क्लीन किया जा रहा है, आप थोड़ी देर बाद उससे मिल सकते हैं, वैसे भी वो बेहोश है, थक गया है। ये सुनकर विंग ने नोट किया। उसके बाद उसने अपनी बेबी गर्ल को अपने गोद में लिया। जब विंग बहुत देर तक उस बेबी गर्ल को अपनी गोद में ले रखा था, तो विंग सिंह ने आगे आते हुए कहा, घा ये चीटिंग है। आई नो आप इसके फादर हो, पर इसका मतलब नहीं है कि आप इसके अंकल से उनका हक छीन लोगे। अब कितने देर हो गए आपको लिए, प्लीज़ मुझे दो ना। तभी चेंग ने आगे आते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं छोटा हूँ तो पहले मैं लूँगा। तभी विंग सिंह ने कहा, नहीं मैं बड़ा हूँ तो मैं लूँगा। पर तभी जीशु ने आगे आते हुए कहा, तुम दोनों कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं उसका सबसे फेवरेट अंकल हूँ, उसके फादर का भी सबसे फेवरेट ब्रदर हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं लूँगा। ये बोलते हुए वो विंग के पास आने वाला था, लेकिन तभी मैडम यू ने उस बेबी गर्ल को लेते हुए कहा, "श्श, तुम लोग उसे डरा दोगे, सब लोग शांत रहो, एक एक बार सबका नंबर आएगा। ये बोलते उसने बेबी गर्ल की तरफ देखते हुए कहा, कि बेबी सबका नंबर आएगा। ये बोल जैसे वो बेबी मैडम की बातें समझ रही, वो हंस रही थी। और ये देखकर सभी लोग जैसे खुश थे, उसके क्यूटनेस को देखकर वो लोग मुस्कुराए जो रहे थे, जैसा कि मैडम ने कहा था। फिर एक एक कर सबका नंबर आया। पहले मैडम के बाद ही वेनके सिंह ने लिए, वेनके सिंह के बाद जाओ जिशु ने, जाओ जिशु के बाद चेंग ने। चेंग ने तो वैसे ही गोद में ले रखा था। जब वांग जी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया, तो विंग तुरंत उसके पास गया। वांग जी को धीरे धीरे होश पे आ रहा था। विंग ने वांग जी को फोrehead पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच माई एंजल, मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम मेरे मेरे मेट तुम मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं आते तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ कैसी होती है आज। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आपने मेरी लाइफ को कलरफुल कर दिया है ज़ांगफू, आपको मुझे थैंक बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारा लिटिल शैतान कहाँ है? ये सुनकर विंग ने हिलर की तरफ देखा, और हिलर उस बेबी गर्ल को वांग जी के पास लेकर आए। वांग ने उसे होल्ड करते हुए कहा, ज़ांगफू क्या आपने इसका कोई नाम रखा है? ये सुनकर विंग ने नोट करते हुए कहा, हम इसका नाम रखेंगे लेन वी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेन वी, पर सरनेम तो वी लगना चाहिए ना ज़ांगफू। ये सुनकर विंग ने कहा, सरनेम वी लगना चाहिए, लेकिन इसमें जितना हक मेरा है उतना ही हक तुम्हारा है। जितना नाम मेरा आना चाहिए उतना ही नाम तुम्हारा भी आना चाहिए निंजा। एंड हमारे बड़ी बेटी का नाम हम लेन वी रखेंगे, एंड नेक्स्ट जो बेबी होगा उसका सरनेम हम वी से रखेंगे। ये सुनकर वांग जी बस मुस्कुराते हुए नोट करता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा फेटेड मेट सीज़न 2 यहीं एंड होता है। आई नो मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि मैंने कितना लेट करवाया, आपने कितना मिस किया है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। इसके बाद मैं रिवर्सल फेथ को कंप्लीट करूँगी। उसके भी 2 या 3 चैप्टर बनेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी ताकि मैं बड़े बना सकूँ। तो 3 बनेंगे तो 2 ही बने, फिर 2 बनेंगे तो 1 ही चैप्टर बने। ओके, और साथ ही कल मैं एक वन शॉट लाने की सोच रही हूँ। वन शॉट का नाम होगा क्रूल डेस्टिनी। ये एक वांगशान वन शॉट ऑफ होने वाला है, एंड लिटरली ये बहुत पेनफुल होगा। इसका थंबनेल मैं तो शाम तक शेयर कर दूँगी, नहीं करूँगी तो कल सुबह तक शेयर कर दूँगी। ओके, तो प्लीज़ stay tuned to my channel, subscribe my channel, like, share और comment in this video. Thank you for watching. धन्यवाद। राधे राधे।